जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो मेन स्टडी का सीरीज चल रहा है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दो पैमानों में काफी महत्वपूर्ण है। पहला, न्यूज में बहुत आ रहा है, ठीक है, और वो मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि न्यूज में ये आए दिन न्यूज में आ रहा है। दूसरा, ये एक कहीं ना कहीं जो भारत की जो एक प्राथमिकता रहती है कि संरक्षण देने की, ठीक है, और संरक्षण किस चीज को, ज्यादातर जो हमारी सांस्कृतिक जो कल्चर होता है उसको जो महत्व देता है भारत, वो हमें यहाँ दिखेगा, राइट। और ज्यादातर एग्जाम में जो विषय बार बार न्यूज में आ रहा है तो एग्जाम में उस विषय से प्रश्न पूछने के काफी काफी चांसेस रहते हैं, राइट। दूसरा, जब भी ये टॉपिक ऐसा है, ये विषय ऐसा है जहां से ये देखा गया है, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें और केवल मैं बात एक पर्टिकुलर किसी पेपर की ही नहीं कर रहा हूं, यानी कि किसी जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादातर सभी पेपरों की बात करूं तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए, द हिंदू की न्यूज है 19 तारीख का, यानी कि मंडे की ये न्यूज है। एक सेकेंड, ये मंडे की न्यूज है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहां पर बात है कि जो बायरन आस्क मिजोरम सीएम, ये देखिए, मिजोरम सीएम टू प्रोटेक्ट मैतीस एमएलएस इन न्यू दिल्ली टू मीट पीएम। मतलब यहां पर जो मेन मुद्दा है वहां पर आप जानते ही हैं, इस पे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं कि जो मैतीस जो एक कम्युनिटी है वो मांग कर रहा है कि उनको शामिल किया जाए एसटी वर्ग में, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि किसमें, एसटी में उनको शामिल किया जाए, राइट। यहीं पर देखिए आज की जो न्यूज है, अगर मैं आज की बात करूं, जो 20 जून है, आज ट्यूसडे है, तो आज देखिए यही न्यूज है कि एचसी एडमिट्स रिव्यू प्ली बाय मैटी बॉडी ऑन एसटी स्टेटस। मतलब क्या था कि स्टार्टिंग में जो एससी थे उन्होंने, माफ कीजिएगा, जो एचसी से मेरा मतलब है जो हाई कोर्ट है मणिपुर का, उसने मणिपुर की जो राज्य सरकार है उसको एक निर्देश दिया था कि आप कोशिश करिए कि जो मेटीज हैं उनको एसटी कैटेगरी में डालिए, राइट। परंतु इसके बाद हमने देखा जो दूसरा समुदाय है जो एसटी वर्ग का है मणिपुर का, जिसे हम कोकी ज़ूमी कहते हैं, वो वर्ग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है। तो हमने देखा कि एक लड़ाई देख रहे हैं हम कि वहां पर जो अराजकता है, जो एनार्की है, मणिपुर में फैल रही है दो समुदाय के बीच में। एक तरफ हैं आपके मेतीस जो मांग कर रहे हैं एसटी में उन्हें शामिल किया जाए, और एक तरफ है कोकी ज़ोमी जो कह रहे हैं नहीं किया जाए। अब इसलिए माहौल बड़ा खराब हो गया। और आज आप देखिए, कहीं ना कहीं आज की न्यूज में हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट रूल इज द लास्ट ऑप्शन इन मणिपुर। यहां तक बात आ गई है, प्रेसिडेंट रूल, यानी कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 356 की, जिसके तहत राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के आग्रह से या खुद के विवेक से, आई रिपीट, या तो राज्यपाल के आग्रह से या खुद के विवेक से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी कि जो कंट्रोल है, जो एक हमारा संघीय ढांचा है, जो संघवाद है, वो कहीं ना कहीं एकलवाद में परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो देखिए इस तरह का मुद्दा है। तो आगे क्या होगा वो मैं, डोंट वरी, जो हमारे चैनल पे जो नेशनल न्यूज होती है उसमें मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। फिलहाल हमारा जो मेन राइटिंग में हमने क्या पढ़ना है वो डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए इससे हमें क्या मिलता है मौका समझने का। एक, हम बात करेंगे कि जो हमारा रिजर्व कैटेगरी होती है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे कि एससी एसटी। तो फिलहाल हम एसटी वाला मुद्दा उठाएंगे कि किस तरह से क्या प्रक्रिया है, क्या संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी समूह को हम एसटी में डाल पाए, ठीक है। क्या इसके पीछे कोई प्रक्रिया है, ये अधिकार किसके पास है, वो बात हम समझेंगे थोड़ा बहुत। और दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारा मणिपुर है, क्योंकि मेन मुद्दा है मणिपुर, तो मणिपुर से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। और मणिपुर जो भाग है वो हमारे एक नॉर्थ ईस्ट का भाग है, तो नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व है हमारे भारत के लिए, या नॉर्थ ईस्ट की वजह से क्या खतरा महसूस होता है भारत को, वो भी हम इसमें, जो हमारा लेक्चर है, जो मेरा लेक्चर है, उसमें हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया। भारत के लिए उत्तर पूर्व का क्या महत्व है, राइट। अब ये राइट साइड आप स्लाइड देख सकते हैं, राइट। अब सबसे पहला देखिए, आपने क्या तैयार रखना है डेटा, न्यूज में है मणिपुर,
यह है। अब मणिपुर जो राज्य है वो किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है वो आपने तैयार करना है। यानी कि मणिपुर एक नागालैंड से सीमा साझा करता है, असम से करता है और एक मिजोरम से करता है। तो यहां पर आपने याद रखना है, एक नागालैंड, एक असम, एक मिजोरम। इसको याद कैसे करेंगे? NAM, या इसको MAN, मैन मतलब आदमी, M से मिजोरम, A से आसाम, N से नागालैंड। तो मैन आदमी ऐसे याद रखना हमने, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखे गए हैं। अब आइए शुरू करते हैं। तो इंट्रो में देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये एक भाग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो देखते हैं कि फॉन्डली कॉल्ड द लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स, इनको, इस क्षेत्र को जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसमें जो ये 7 राज्य आपको दिखते हैं, 7 राज्य जो हैं ये इनकी अपने में ही एक अलग पहचान है। यानी कि अगर नागालैंड की मैं बात करूंगा या मणिपुर की बात करूंगा, हालांकि दोनों एकदम चिपके हुए हैं, बिल्कुल सीमा को साझा करते हैं, परंतु नागालैंड का आपको अपना कल्चर दिखेगा, अपनी संस्कृति दिखेगी, वहीं मणिपुर की अपनी एक अलग संस्कृति होगी। तो इसीलिए इनको कहते हैं लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स, राइट। अब यहां पर देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं, इनको कहीं ना कहीं एक 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 गिफ्ट है, एक उपहार है कि इनके पास नेचुरल वे में एक फिजियोग्राफिक एंड इको क्लाइमेट कंडीशन है। मतलब यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा खूबसूरत है नेचुरल वे में, राइट। एंड अ ज्योग्राफिकल गेटवे फॉर मच ऑफ इंडियाज एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना। आप अच्छी तरह जानते हैं, जो फ्लोरा होता है वो एक वनस्पति होते हैं, मतलब वहां पर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, और जो फौना होता है वो हमारे जंतु होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, ठीक है, जैसे एनिमल्स की बात। तो कहा जाता है ये एक गेटवे है, एक द्वार है। जब हम एंट्री करते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो विभिन्न प्रकार के हमें जो वनस्पति हैं, फ्लोरा है, और जो जीव जंतु हैं, जो फौना है, वो दिखाई देते हैं, राइट। तो इससे हम क्या समझते हैं कि देखिए, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे आप नियुक्त होंगे तो एक सरकारी कर्मचारी होंगे, तो इस तरह का जो हमें क्षेत्र दिखता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कैसे एक हमारी जो भारत सरकार है उसका राजस्व बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर बड़े खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात की गई है 6वीं अनुसूची की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब संविधान बना था, जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 26 नवंबर 1949, कितना, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बना था, उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, ठीक है। जो कि अगर मैं केवल यहां अनुसूची की बात करूं तो जो कि 8 से आज वर्तमान में 12 पहुंच चुकी है, राइट। तो यहां पर जो बात है ये 6वीं अनुसूची की उठ रही है। ऐसा क्यों सर? ये जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं या जो जनजाति होती है, इससे तो 5 भी जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर हम केवल अनुसूची 6 की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, अनुसूची यानी कि जो स्केड्यूल 5 है वो बात करता है स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब, यानी कि ट्राइब। ये बात करता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों की। देखो, ये बात करता है भारत के किसी भी क्षेत्र में जो आपके स्केड्यूल एरियाज हैं या स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी बात करता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, राइट। ऐसा भी हो सकता है जैसे उत्तराखंड है, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र है तो उससे संबंधित नियम आपके अनुसूची 5 में है, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में। क्या इसके अंतर्गत हमारा नॉर्थ ईस्ट भी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। वहीं पर मैं बात करूं स्केड्यूल 6 की, अनुसूची 6 की। अनुसूची 6 जो है वो बात करती है आपकी, खासकर यहां पर हम देखेंगे स्लाइड में, अनुसूची 6 बात करती है खासकर एक आपके मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय और आसाम की, यहां पर की ये बात करती है। खासकर अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पे समझें तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उससे ज्यादा संबंधित है अनुसूची 6, इसीलिए यहां पर जिक्र हो रहा है अनुसूची 6 को, ठीक है। यानी कि हम और एक बात और सीख गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अनुसूची 6 है उसका दायरा अनुसूची 5 से कम है, यानी कि बड़ा सर्कल हो गया अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है इसके अंदर,
क्योंकि अनुसूची 6 केवल जो उत्तरी पूर्व है उसी से संबंधित नियमों की बात करता है, और जो अनुसूची 5 है वो पूरे भारत का जो क्षेत्र है उससे उन नियमों की बात करता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, इसीलिए केवल हम यहाँ पर कौन सा अनुसूची उठाएंगे, अनुसूची 6। देखिए क्या कहती है, 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनकी बात करता है। इन द स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो मणिपुर का नाम ही नहीं है, क्योंकि हम तो बात मणिपुर की कर रहे हैं। देखिए चाहे नागालैंड है चाहे मणिपुर है, निकले तो असम से ही थे। तो अनुसूची जो 6 है, मैंने क्या बोला, जब संविधान ओरिजिनल बना था तो उसमें 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। यानी कि जो 6वीं अनुसूची जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक संविधान संशोधन से नहीं जुड़ा है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। और इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि उस समय जो मणिपुर नागालैंड है वो कहीं ना कहीं असम का ही भाग थे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपको अलग से नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या सीखे, 6th शेड्यूल का जो दायरा है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो मणिपुर तक है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी बात करेंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर अनुच्छेद 244 के नियम भी लागू होते हैं। अब अनुच्छेद 244 क्या है आपको पता होना चाहिए। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ट्राइबल एरियाज होती हैं उसमें, अनुच्छेद 244। ठीक है, कैसे शासन प्रशासन चलाया जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है उसको काफी शक्ति दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू दिस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं या जो ट्राइबल एरियाज होते हैं। ठीक है, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आप जानते हैं कि जो माननीय संसद है वो कोई भी कानून बनाती है तो वो पूरे भारत में लागू होते हैं बिना संदेह के। परंतु जैसे ये जो नियम है, जैसे अनुच्छेद 244 है या जो स्केड्यूल 5-6 है, इसके तहत क्या होता है, जो राज्यपाल होते हैं उनको एक ऐसी शक्ति मिल जाती है कि अगर वो चाहें, अगर उन्हें लगता है कि जो संसद ने कानून बनाया है वो हमारे क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, तो वो उन कानूनों को रोक सकते हैं अपने क्षेत्र में लागू होने से, राइट। तो ये इस तरह से जो शासन प्रशासन के लिए जो विशेषाधिकार मिलता है राज्यपाल को, वो यही बताया गया है। ठीक है, यही से मेरा तात्पर्य है अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुच्छेद 244 में इस तरह की बातें बताइए, राइट। आगे देखते हैं, अब देखते हैं थोड़ा डेटा। नॉर्थ ईस्ट इज अ होम टू 3.8% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन। अब आपको पता ही होगा कि अप्रैल का महीना जो इसी वर्ष 2023 में अप्रैल में, आपको ये पता ही होगा कि भारत जो है वो अब दुनिया की सबसे ज्यादा एक ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहता है। यानी कि हमने चाइना को भी पिछाड़ दिया है, राइट। ये बात याद रखनी है आपने। तो यहां पर देखिए जो 3.8% पॉपुलेशन है, अब ये भी याद रखेंगे कि जनगणना अभी नहीं हुई है, 2011 का डेटा है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि 3.8% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 3.8% की जो पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है, यहीं मणिपुर में। ठीक है, माफ कीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में रहती है, राइट। अब यहां पर देखेंगे एंड ऑक्यूपाइज 8% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 8% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। एक बार से देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए आपके भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए आपके भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3287,263, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। अगर आप इसका 8% निकालते हो तो ये लगभग आता है 2,63,000 के आसपास। तो यानी कि 8%, यानी कि 2,63,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कहाँ है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में, राइट। तो इस तरह का डेटा आपने लिखना होता है, तो इससे एक इंप्रेशन पड़ता है। तो ये जो डेटा है ये हमारा पूरे नॉर्थ ईस्ट का है, और जो कि जुड़ा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये आप देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये किस राज्य में आता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है एस्पिरेंट इसको असम कह देते हैं, राइट। नहीं, इसको आपने क्या कहना है, इसको कहना है आपने वेस्ट बंगाल, राइट। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक बड़े प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं चिकन नेक। यहां पर आप देखेंगे, अगर इसको एक सेकंड में इरेज करूं तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर देखिए जैसे एक मुर्गी होती है ना, उसका जो गला होता है पतला सा, उस तरह का हमें दिखता है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक नुकसान भी है इसका इतना पतला कॉरिडोर होना, क्योंकि मानते हैं कि मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं कि नेपाल और बांग्लादेश कभी एक हो जाएं और वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं इजीली, तो भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है उससे भारत का कनेक्शन जो है वो टूट सकता है। तो इसीलिए जो सिलीगुड़ी है ये कहीं ना कहीं भारत को इस पर विशेष जो होता है ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो ये देखिए चिकन नेक याद रखेंगे, प्रसिद्ध है चिकन नेक से कौन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि ये कौन से राज्य में है, वेस्ट बंगाल, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का जो मैप है आपने याद रखना है ये, और यहाँ पर याद रखिएगा कि कौन सा मणिपुर को कौन कौन से राज्य छूते हैं, MAN, ठीक है, ये बात आपने याद रखी, न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया, ये भारत के लिए उत्तर पूर्व का क्या महत्व है। तो आप सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, यानी कि एक सामरिक महत्व है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऐसी एक स्थिति होती है जो कहीं ना कहीं कभी भी किसी अन्य देश से हमने कोई संबंध बना के चलने हैं या किसी और देश से हमने कोई शर्तें रखनी है, तो वो स्थिति हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें सामने वाला व्यक्ति हमसे समझौता करे, उसे हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहते हैं, राइट। एक उदाहरण और ले लेते हैं, मानते हैं एक युद्ध हो रहा है और मैं ऊंचाई में हूं और कोई नीचे है, मैं ज्यादा ऊंचाई में हूं, मैं मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मेरे साथ नए एस्पिरेंट भी है, मुझे पता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं और ये है ये हिल है, पहाड़ है। अब मानते हैं मैं यहाँ पर हूँ, राइट, और कोई यहाँ पर है, तो मुझे फायदा होता है क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कैसे, यहाँ पर मेरे पास पत्थर होगा, मैं पत्थर को धक्का दूंगा तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, उसके कारण वो पत्थर नीचे आप आएगा और इसको नुकसान कर देगा। तो इस तरह की जो स्थिति होती है हमारे पास, उसको हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फायदेमंद या कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण। अगर मैं यहाँ से हट जाऊं तो कोई और आके आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की जो लोकेशंस होती हैं वो स्ट्रैटेजिक होती है। तो आइए देखते हैं कि इसका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो हमारे स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्या है, एक गेटवे बनाता है टू साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए ये है, यहां से आप जानते हैं, फिर यहां से अगर मैं देखूं एक सेकंड, यहां पर आप जानते हैं यहां से म्यांमार है, फिर आगे आप जानते हैं कंबोडिया, इंडोनेशिया, नीचे आप मलेशिया, इंडोनेशिया जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए द्वार है, जो हमारे जो ईस्ट के जो देश हैं उसके लिए द्वार है, राइट। यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लेट हमारी सुषमा स्वराज जी हैं, उनकी मैंने फोटो डाली है, क्यों, क्योंकि हमारी एक नीति हुआ करती थी जिसे हम कहते थे लुक ईस्ट। क्या कहते थे, लुक ईस्ट, यानी कि कहा यह जाता था कि अब जो व्यापार के लिए हम ज्यादातर वेस्ट की तरफ देखते थे, पश्चिम की तरफ, यानी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, कि उनसे हम व्यापार करें, उनसे व्यापार करें। और कहीं ना कहीं हम जो हमारे पूर्वी हिस्सा है, जो हमारे म्यांमार है, कंबोडिया है, इस तरह के जापान है, हम इनको नहीं देखते थे व्यापार के लिए। तो एक नीति लाई गई थी सरकार द्वारा कि लुक ईस्ट, आप पूर्व की तरफ देखिए व्यापार के लिए। अब लुक ईस्ट के बाद जो सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने पहली बार कहा अब लुक ईस्ट, यानी कि बहुत देख लिया, अब कुछ करने का समय है, अब कुछ एक्शन करना है हमने, ठीक है, व्यापार करना है, बहुत हो गया कि देखना है, अब बहुत देख लिया है, व्यापार करना है। तो इसीलिए लुक ईस्ट को जो एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट किया वो इन्हीं ने किया, इन्हीं ने कहा अब हमने काम करना है, एक्ट करना है, राइट। तो यहीं पर जो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं होगी, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के माध्यम से ही होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे पश्चिमी जितने भी देश हैं वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से ही तो टकराते हैं, राइट। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजिक वाइज इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी कि आप जानते हैं जो सांस्कृतिक महत्व है इसका बहुत है। देखिए सांस्कृतिक महत्व होने से क्या फायदा होता है किसी भी देश को, क्यों कोई देश अपनी जो संस्कृति होती है उसको बचा के रखता है, क्योंकि अगर मैं किसी संस्कृति को बचा के रख रहा हूं, क्योंकि संस्कृति तो पुरानी होती है, राइट। तो पुरानी चीज को पुरानी चीज को बचाने का क्या मतलब हुआ कि मैं कट्टरता की तरफ जा रहा हूं, मैं जो परिवर्तन है समाज का उसको स्वीकार नहीं रहा हूं, यही तो है इसका मतलब। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, संस्कृति को बचाने से 2 फायदे होते हैं। पहला, कभी कभी हमें ऐसा दिखता है कि संस्कृति से जब हम संस्कृति को समझते हैं तो हमें ऐसा उत्तर मिल जाता है जो अभी तक उसका डिस्कवरी हुई नहीं है, उसकी खोज हुई नहीं है, राइट। ऐसा हमें कभी संस्कृति से पता चल जाता है। जैसे हमारे वहां
योग दिवस मनाते हैं। अब आपको पता ही है कल 21 जून है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस होता है। तो योग कब से शुरू हो गया? पतंजलि के समय से, राइट? जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते होंगे। तो आज पता चल रहा है कि योग जो है वो आपको बीमारी नहीं होने देता है। तो योग को अगर हमने बचाया है, आज उसी का इस्तेमाल करके हम लोग स्वस्थ हैं। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसलिए जो सांस्कृतिक जो हमारे पहलू होते हैं उसको बचाना क्यों जरूरी होता है, पहला। दूसरा ये होता है कि हमारा जो ये जो संस्कृति होती है, इससे हम राजस्व इकट्ठा करते हैं, क्योंकि विदेश से लोग आते हैं, वो संस्कृति को पढ़ते हैं, उसको अपनाते हैं, तो उस माध्यम से हमारे वहां टूरिज्म बढ़ता है, हमें जीआई टैक्स मिलते हैं। जीआई टैक्स मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, जिसको नहीं पता उसमें रिसर्च करिएगा। तो उसके माध्यम से क्या होता है, हमारा राजस्व बढ़ता है। तो ये फायदा होता है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर काफी ज्यादा संस्कृति है, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा कल्चरल वैल्यूज हैं, उसको संरक्षण देना बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं ये संस्कृति से संबंधित। तो यहां पर इसका कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वालों का, क्योंकि यहां पर लगभग 200 ट्राइब्स रहती हैं। और ट्राइब्स का मतलब ही होता है, जैसे पिक्चर देख रहे होंगे, इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, राइट? जैसे यहाँ पर पॉपुलर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड का है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हॉर्नबिल कहां पर होता है, ये नागालैंड में होता है। पैंग लपसोल ये सिक्किम का है। तो आप इसको मीन्स राइटिंग में अपने जरूर कोट करिए, राइट? और देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है इसे कहते हैं डाउरी फ्री जोन। आप जानते हैं दहेज प्रथा कैसी है, चाहे उससे संबंधित कितने भी कानून बना दिए गए हैं, परंतु देखिए आज भी जो डाउरी प्रथा है वो हर जगह आपको दिखेगी। क्योंकि देखिए, अपराध तो तब है जब जो दूल्हे के पक्ष हैं वो आपसे जबरदस्ती मांग रहे हैं, परंतु शादी का मतलब ही ये है कि जो दुल्हन का पिता है उसको पता है कि मुझे कुछ ना कुछ देना है, तो वो अपराध होता ही नहीं है। तो इसीलिए आप देखोगे कहीं ना कहीं हर राज्य में आपको ये डाउरी प्रथा, दहेज प्रथा दिखती है, परंतु नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां पर कभी भी डाउरी नहीं दी जाती। और कितनी संस्कृति ऐसी है वहां जहां पर दूल्हा दहेज देता है दुल्हन के बदले। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डाउरी फ्री जोन, राइट? द रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड हाईली डेवलप्ड। अब देखिए, यहां पर आपको पता है फोक डांस होते हैं, जैसे कि बिहू। बिहू जो फोक डांस है वो असम का है। अब प्रश्न है, सर डांस और फोक डांस में क्या फर्क होता है? देखिए, जो डांस होता है उसका एक नियम होते हैं, मतलब उसमें एक नियम देखे जाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है, उसमें डिसिप्लिन होता है। और जो फोक डांस होते हैं उसमें भी नियम होता है, परंतु डांस के जैसा नियम नहीं होता है। फोक डांस जो हैं वो उतने टेक्निकल नहीं होते हैं जितने आपके जो और डांसेस होते हैं, राइट? तो फोक डांस को हम क्या समझते हैं, जो आपकी संस्कृति को दिखाता है, जिसके जो स्टेप्स होंगे वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, राइट? ठीक ठाक होंगे। तो फोक डांस हमेशा किसी संस्कृति से जुड़ा होता है ज्यादातर, राइट? तो फोक डांस है बिहू। मणिपुर हैज अ ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इन सेक्रेड ग्रोव्स लाइक कॉल्ड उमंग लाई। ग्रोव्स होते हैं जैसे वृक्षों का जो एक समझ लीजिए समूह होता है ना, उसको कहते हैं ग्रोव्स। तो ये लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है? जैसे उमंग लाई आप इनके वहां एक संस्कृति है। उमंग लाई में क्या होता है, ये लोग पेड़ों का जो समूह है उसकी पूजा करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ये जो नेचर होता है इसका संरक्षण करते हैं। जैसे एक सभ्य आदमी, जिसे हम सभ्य समाज का सभ्य आदमी कहते हैं, वो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो पेड़ों को काट के फर्नीचर बना देगा। अब इमेजिन करिए, जो पेड़ है वो क्या करता है, आपको पता है, जो हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सक करता है और वातावरण को क्या देता है, ऑक्सीजन। पर वहीं पर आप उसे काट के फर्नीचर बना देंगे, क्या फर्नीचर वो काम करेगा? चाहे खूबसूरती फर्नीचर में होगी, पर क्या वो वातावरण का वो काम करेगा? परंतु ये जिन्हें हम कहीं ना कहीं असभ्य कह देते हैं, ट्राइबल पीपल कह देते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो पूजते हैं उस पेड़ को, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, राइट? आगे देखते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब इनका जरा आर्थिक महत्व भी देख लेते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा होता है टॉट, TOT, टॉट कहते हैं इसे। यहां सबसे ज्यादा टी होती है, आप जानते ही हैं, चाय के बागान। ऑयल होता है यहां पर। ऑयल से मेरा तात्पर्य है वो पेट्रोल, क्रूड ऑयल वाला नहीं, जो ऑयल होता है ना खाने का, वो। और टिम्बर मतलब लकड़ी, आप जानते हैं। तो यहां भरमार है, और आप जानते हैं इसका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी मांग है, राइट? तो इसीलिए इकोनॉमिक वाइज ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है काफी इंपॉर्टेंट है, राइट?
इट इज अ वेरिटेबल पावर हाउस विद अ पोटेंशियल ऑफ 550,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आप जानते ही हैं यहाँ पर काफी नदियां हैं, जैसे मानस है, जो छोटी मोटी नदियां हैं। जो मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र, आप जानते हैं जब वो तिब्बत से निकलती है तो यालंग सांगबो कहलाती है, फिर जब वो असम में पहुंच जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है, राइट। तो यहीं से आपको एक टास्क मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कि जब वो तिब्बत में बहती है वो तो मैंने बता दिया आपको, यालंग सांगपो। जब वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो क्या कहलाती है? असम में मैंने आपको बता दिया ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर जब वो बांग्लादेश में घुसती है तो किस नाम से, बताइए किस नाम से होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए जो आंसर देता है, ये देखा गया है कि उसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्यूरियस होता है, राइट, वो रिसर्च करता है, इसलिए मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये पोटेंशियल है इसका इतना, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा नदी का बहाव है। जो जो इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो है 50,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की। और आप जानते हैं आजकल बिजली के बिना कुछ भी नहीं होता, राइट, पंखा भी नहीं चलता है गर्मियों में, राइट। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो पारिस्थितिक महत्व होता है वो क्या है। नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए जो हॉटस्पॉट होता है ना, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं तो एक हॉटस्पॉट होता है, केंद्र होता है, जहां से आप सब वो जो इंटरनेट होता है वो लेते हैं, यानी कि केंद्र, जो केंद्र होता है उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट है। मतलब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि बात की जाए चाहे वनस्पति की, बात की जाए जीव जंतु की, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, और यहाँ ये गढ़ है, तो ये कहीं ना कहीं एक हॉटस्पॉट बनता है बायोडाइवर्सिटी का। उससे क्या फायदा होता है? उससे अनेक फायदे हैं, पर एक फायदा अगर मैं इसको राजस्व के आधार पर देखूं, राजस्व के, रेवेन्यू के आधार पर देखूं, तो मुझे ये पता चलता है कि टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत महत्व है, ये बात आपने याद रखनी है। दिस एरिया हैज द प्रेस्टीज ऑफ हैविंग ऑल द बियर स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर जो भालू होते हैं ना, उसकी जितनी भी प्रजातियां हैं वो मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है, भारत में, राइट। अब आगे देखते हैं करंट चैलेंजेस। अब ये है मुद्दा, यानी कि इतना आपको मैंने जितनी भी इसकी विशेषताएं बताई, चाहे वो आर्थिक आधार पर बताई, चाहे भौगोलिक आधार पर बताई, तो जितनी भी विशेषताएं मैंने बताई, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब आप देख रहे हैं ये मैप, देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर ये जो सिलीगुड़ी है कॉरिडोर, जिसको हम प्रसिद्ध तौर पे कहते हैं चिकन नेक, यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये एक रास्ता भी, जब आप कभी जाइएगा, अब तो खैर काफी अच्छा हो गया, 10 साल पहले आप देखेंगे इस रास्ते में जाना बड़ा मुश्किल था। तो होता क्या था, क्योंकि कहीं भी अगर नीतियों, जो 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 हमारी भारत सरकार नीतियां बनाती है, वो नीतियां किसी भी राज्य में तब तक अच्छी तरह या पूरी तरह नहीं पहुंचती है जब तक उस राज्य का जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो एक वर्चुअल कम्युनिकेशन है, मतलब जो इंटरनेट होते हैं, चाहे वो फिजिकल कम्युनिकेशन है जैसे रोड है, वो जब तक सुचारू नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तब तक वो नीतियां पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है उस राज्य में। तो यहां समस्या यही थी, इसीलिए थी लगा रहा हूं, क्योंकि अब तो सरकार बहुत काम कर रही है, परंतु आज भी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा जो और राज्यों के लिए हो रहा है। कारण यहां पर जो दिक्कत है, एक संचार की, कम्युनिकेशन की, राइट, उसकी दिक्कत है। तो इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि इसीलिए कहीं ना कहीं क्या है दिक्कत, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन भी है, क्योंकि बहुत पतला है, और रास्ता भी, जो इसका टेरेन है, जो मार्ग है, वो बड़ा जटिल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एज द रीजन विटनेस फ्लड एंड लैंडस्लाइड द ब्रह्मपुत्र बराक वैलीज ऑफ असम। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जैसे ब्रह्मपुत्र मैंने बताया, और यहाँ पर घाटियां भी हैं, जैसे जो बराक घाटियां हैं, यहाँ पर क्या होता है, काफी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब सोचिए सरकार ने, चलिए यहाँ पर एक हॉट मिक्स रोड बना दी बढ़िया तरीके से। अब सरकार कुछ ऐसा थोड़ा कर सकती है कि भैया जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको रोक पाए। अब सरकार ने यहाँ बहुत पैसा लगा के बहुत बढ़िया रोड बना दी, और फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई और सारा बह गया, फिर क्या, सरकार को तो नुकसान हो गया। और जहां पर बाढ़ बार बार आती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार भी पीछे हट जाती है। अब क्या करे, ये प्राकृतिक आपदा है, तो उसको तो पहले प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक कारण है, जो यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो उतना सुचारू नहीं है जितना अन्य राज्यों का है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये चैलेंज है, ठीक है। आगे देखते हैं स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखिए इंडस्ट्री वहीं ज्यादा बनती है जहां पर एक कम्युनिकेशन होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री में क्या होगा, उत्पादन होगा। अब वो जो उत्पाद बने हैं, वो जो गुड्स बने हैं, वो बाजार में कैसे बिकेंगे, वो बिकेंगे जब आपके पास एक रोड अच्छी हो ना। तो मैंने पहले बताया, पहला पॉइंट की वजह से ये पॉइंट
हमें दिखता है कि रोडें अच्छी नहीं है, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए, राइट। तो ये भी हमें दिखता है। और आपको पता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम होगा तो कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं वो कम होंगी, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो आर्थिक विकास होता है लोगों का वो उतना नहीं हो पाता, राइट। अब हम बात करेंगे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति क्या है, उतनी कमजोर है, और व्यवसाय के इतने मौके नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कहीं ना कहीं कट्टरता फैलती है। तो होता क्या है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मांग उठती है कि कहीं ना कहीं हमें अलग दर्जा दिया जाए, हमें आरक्षण दिया जाए इस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैतीस जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए जिससे कि उनको आरक्षण का फायदा मिले, परंतु जो अन्य कुकी जूमी जो ट्राइब हैं जो ऑलरेडी एसटी का भाग है वो नहीं चाहते। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखते हैं, राइट। तो ये अब दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ पर ये बात उठाई गई है, राइट। और जैसे कि हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, इस तरह की बातें हैं, क्योंकि अलग अलग इनका एथनिक है, ट्राइबल्स हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, वो कहीं ना कहीं टकराती है, ठीक है। जैसे आसाम मिजोरम बॉर्डर में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आसाम मिजोरम जो बॉर्डर है, क्योंकि उन आसाम और मिजोरम की संस्कृति बिल्कुल अलग है, वो वर्तमान में भी हमें दिख रहा है। आगे देखते हैं, विद इट्स प्रोएक्टिव प्लान टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, चाइना रिमेन अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न द वल्नरेबल। अब देखिए जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, जो ये सिलीगुड़ी वाला हिस्सा है, ये वाला चिकन नेक हम जिसे कहते हैं, क्या हो रहा है कि हमें देखा जा रहा है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल जुड़ा हुआ है तिब्बत। अब तिब्बत को हम चाइना ही कहेंगे क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से तिब्बत को हासिल कर लिया है। अब यानी कि अब डायरेक्ट जो है, प्रत्यक्ष रूप से तिब्बत की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश के साथ। और चाइना आपको पता ही है कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो भी आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको ऋण देना शुरू कर देता है, उनको लोन देना शुरू कर देता है, उनको उनके कल्चर में घुसता है, जिससे कि वो जो क्षेत्र हैं वो चाइना की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाए। तो यही है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये भी है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो चाइना का बढ़ता हुआ जो महत्व देखा जा रहा है, क्योंकि एक बार स्टडी हुआ था आज से 2-3 साल पहले, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोगों ने कहा था हमें तो चाइना के साथ रहना है, हमें भारत के साथ नहीं रहना है, क्योंकि भारत हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है जितना चाइना कर रहा है। तो इसीलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी और सबसे प्राथमिक चुनौती यही है, चाइना वाली। क्योंकि बात होती है जो अंदरूनी मैटर है उसको तो हम बाद में देख सकते हैं, पर जब बात होती है सोवरेनिटी की, संप्रभुता की, तो वहां पर प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। लोगों से राज्य की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये बात याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि जो वर्तमान में कुछ जो सरकार है, सरकार के कुछ अपने कुछ नए जो सरकार ने जो ये चुनौतियां हैं उससे संबंधित काफी योजनाएं लाई है सरकार, वो हम देखेंगे। अब देखिए अब जितनी भी चुनौतियां हमने देखी, अब सरकार का भी देख लेते हैं। सरकार की जो जो योजनाएं सरकार ने जो यहाँ पर इनके विकास के लिए, इनसे मतलब है जो उत्तरी पूर्व हिस्सा है उसके विकास के लिए सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं वो भी हमें दिखाने जरूरी है। हमने ऐसा नहीं करना है कि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने क्या किया है। भारतमाला परियोजना चलाई है, और जो है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसे RCS कहते हैं, जो उड़ान है वो चलाई है। अब आपने क्या करना है ना, ये स्कीम के बारे में एक बार रिसर्च कर लेनी है, क्योंकि अगर मैं ये स्कीम भी पढ़ाने लग जाऊं तो यही लेक्चर आपका 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा काम है आपको एक मार्गदर्शन देना, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा ये है क्या, ठीक है, ये आपने रिसर्च कर लेनी है। आगे देखते हैं। अब बात की जाए संचार की, कम्युनिकेशन की, कनेक्टिविटी की, तो उसके लिए भी काम किया है, जैसे कि कालाडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये आपने देख लेना है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलैटरल मतलब होता है तीन जो देश है उनसे मिलके जो योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, यानी कि ये जो है ट्राइलैटरल है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टूरिज्म के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम, और अन्य जो है जैसे कि डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022, नेशनल बैम्बू मिशन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनका जो आय का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो बांस होता है, यानी कि बैम्बू, ठीक है। बैम्बू से वो लोग बर्तन भी बना लेते हैं, बैम्बू से वो लोग एक डेकोरेशन का सामान भी बना लेते हैं, और जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय या जो हमारे अन्य राज्य है वहाँ पर काफ़ी मांग है, ठीक है। तो इस तरह से सरकार ने इनको बैम्बू के लिए अलग से कुछ संरक्षण दिया हुआ है, राइट। अब आगे के लिए, अब हम आगे देखेंगे आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि हम एक तरह का सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट। अंत हम ऐसे करते हैं वे फॉरवर्ड से। एक्ट ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो एक्ट ईस्ट की बात है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए है, पर उसको कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व हमने नॉर्थ ईस्ट
के क्षेत्र में देना चाहिए। यानी कि जो एक्ट इसकी जो योजनाएं हैं हमने उसको कहाँ से लागू करना चाहिए, उसको दिल्ली से एकदम लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, योजनाएं वहां से बना सकते हैं क्योंकि वो हमारी राजधानी है, परंतु आप नॉर्थ ईस्ट में ही कोई ऑफिस बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं एक्ट ईस्ट के लिए, उसे नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का कहीं ना कहीं विकास हो और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरह की बात यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो आपका उद्देश्य होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि आपकी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को एक लंबे समय का इससे फायदा मिले। राइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़े समय के लिए फायदा मिला बस खत्म। उदाहरण, एक रोड बनाई, बाड़ाई रोड तो गई, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया ना, तो ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं, द एजेंडा फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन एक्टिव एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। देखिए, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार क्या करे कि कोई भी योजना बना रही है और राज्य सरकार को पूछ ही नहीं रही है। राज्य सरकार मतलब नॉर्थ ईस्ट की जितने भी राज्य हैं उनकी राज्य सरकारें, तो उनसे मिलजुल कर, उनसे राय मशवरा करके ये जितनी भी योजनाएं हैं उसको बनाए केंद्र सरकार। क्योंकि जो राज्य में ज्यादा जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं या जो कल्चरल वैल्यूज होती है, वहां पर अब हर जो नीति होती है वो लागू हो ये जरूरी नहीं है। राइट, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक संस्कृति होती है। तो केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए पहले वो राज्य सरकार से राय मशवरा करे, उनको हर फैसले में भागीदारी दें, जिससे कि जो योजना है वो सही ढंग से लागू हो पाए। ठीक है, क्योंकि जो राज्य जितना जुड़ा हुआ होता है संस्कृति से, वो राज्य कहीं ना कहीं उतना कट्टर भी होता है। राइट, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार को। आगे देखते हैं, पोटेंशियल पावर हाउस ऑफ इंडिया, अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नीड टू बी डेवलप्ड टू मेक द रीजन प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट लोकेशन। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं बिजली उत्पादन की, तो यहाँ की जो क्षमता है नॉर्थ ईस्ट की 50,000 मेगावाट की है। तो क्या करना चाहिए, जैसे कि अलग अलग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो मतलब बिजनेस करना जानते हैं, उनका एक सम्मेलन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि यहाँ पर वो इन्वेस्ट करें। और सरकार जो है, जैसे खासकर मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार ने इस तरह के कुछ प्रावधान बनाने चाहिए कि जो इन्वेस्टर हैं उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो स्टार्टिंग में। यानी कि एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि पहले जैसे टैक्स कम कर देना चाहिए, कोई नया अपनी कंपनी लगाता है तो उसको टैक्स कम से कम टैक्स देना पड़े और सरकार से सब्सिडी मिले उसे। तो इस तरह से क्या है कि इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास होगा नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट के लोग कहीं ना कहीं जुड़ के रहेंगे भारत से, अन्यथा चाइना की तरफ वो आकर्षित हो जाएंगे। राइट, आगे देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तो काफी एक महत्वपूर्ण स्थान है ये फ्लोरा फोना, वनस्पति और जीव जंतु के लिए। उदाहरण के तौर पर आपने नाम सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहीं पर देखे जाते हैं एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोरस। राइट, ये देखिए आप, तो कहाँ देखे जाते हैं, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। राइट, तो इस तरह से जैसे एक है आपका दिब्रू सेखोवा, ये आसाम में है, नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए बड़े फायदेमंद है। आपने इसमें अपने अपने स्तर पे रिसर्च करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि काफी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो दिखते हैं। राइट, जैसे कि ये मीराबाई चानू को आप देख रहे होंगे, हमारी अच्छी वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने काफी भारत का नाम रोशन किया, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में। वैसे ही हमारी मैरी कॉम है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था 2012 के ओलंपिक्स में। तो इस तरह के स्पोर्ट्स पर्सन हमें देखे जाते हैं मणिपुर से। तो कहीं ना कहीं आपने जो भारत सरकार है, उन्होंने राज्य सरकार से मिलकर कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन है नॉर्थ ईस्ट के, उनको एक विशेष उनकी ट्रेनिंग के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए। राइट, देखिए क्या होता है, कोई भी राज्य जब स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, जैसे हरियाणा भी काफी अच्छा है, तो जब ऐसे राज्य होते हैं, जब ये आपका नाम रोशन करते हैं, तो फायदा ये होता है उस देश को कि उस देश का नाम विश्व में प्रचलित होने लग जाता है, तो लोग आपको जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं अंत में एक इन्वेस्टमेंट आता है। राइट, तो ये बात है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे आपने मेंस को अटेम्प्ट करना है, और हर पहलू को हमने नॉर्थ ईस्ट के समझा, क्योंकि ये न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको न्यूज भी दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको एक विश्वास रहे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वर्तमान से भी जुड़ा है। राइट, और यहाँ पर देखिए, अब मेन मुद्दे में मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता है आपके 3 पेपर हैं, तो प्रति पेपर को आप अगर इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो 2,999 का पड़ेगा, और तीनों पेपर अगर आप लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा मात्र 7,999। इसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट जो पढ़ाया जाता है 1 से 8 जो चैप्टर है डिस्कशन किया जा रहा है, वो भी वर्जन 5 जो लेटेस्ट एडिशन है उससे कराया जा रहा है। स्टडी मटेरियल आपको दी जाएगी, और आपको पूरा जनरल नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप जानते हैं जो होता है वो पढ़ाया जा रहा है, प्लस इंग्लिश हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। ये आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री है
किसमें 7,999 में। और देखिए आप मीन्स राइटिंग जरूर करिए, गोयला क्लासेस आपकी मीन्स राइटिंग चेक करता है, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे, आपको दिख रहा होगा राइट, कि हम आपकी लाइव कॉपी जब चेक करते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो अन्य लोग हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले राइट। और यहाँ पर देखिए ये मोहित राठी जी की कॉपी है, इनको मार्क्स दिए गए हैं 72 आउट ऑफ 100 यानी कि लगभग 70%, और उसमें इनका सिलेक्शन देखिए। आज ये AETU के एक AETU में नियुक्त हो चुके हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और ये आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना है, जिसमें कि आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड फॉर योर एग्जाम, वो मिलती है आपको, जिससे कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको एक बेहतर तरीके से कर पाएं, और जो भीड़ है उसमें पीछे ना रहें आप, ठीक है। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट दी आर्टिकल 16, व्हाट आई मीन, इट्स ऑल अबाउट दी मेरिट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।